Good morning, students. गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जैसे आप लोगों के एग्जाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे स्टूडेंट्स गायब होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है। लेट इट बी। तो हमने देखो स्टूडेंट्स अपना कल ये कर लिया था। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 फैकल्टी। वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी थ्योरीज करने वाले हैं, जो हमारा कल रह गया था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बी स्टार्ट आवर टुडे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले अपनी फ्रॉइड की थ्योरी। सब लोगों को विजिबल है? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। और पहले ही बोल दे रही हूँ स्टूडेंट्स की हो सकता है कि आज क्लास थोड़ी सी लंबी चले, तो कृपया करके शांति बना के रखना, क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ना, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। मतलब जो थ्योरीज आपकी रहने वाली हैं वो ऐसी थ्योरीज हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से शांति से उन लोग बातों को सुनना। हाँ जी, कर दीजिए। बुला लो, सब लोगों को बुला लो अभी तक जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ बस मैं, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है, टाइम बहुत कम है। चलिए, बाकी के जब तक ज्वाइन करते रहेंगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अरे अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं तो वॉइस कहाँ से आएगी? आप लोग भी हद करते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है आपकी फ्रॉइड की थ्योरी। अगेन ये जो आज जितनी भी थ्योरीज रहने वाली हैं सबकी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपकी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो दी है आपकी फ्रॉइड ने, जिसका इनका अगर पूरा नाम हम लोग देखें तो पूरा नाम है इनका सिगमेंट फ्रॉइड। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो आप लोगों को नाम याद रखना है कि ये दी गई है आपके सिगमेंट फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, कोई और नाम मत लगा देना। अभी तुम लोगों को लास्ट में मैं एक कराऊंगी भी क्वेश्चंस, जहां से मैं पूछने वाली हूँ कि किसने किसकी थ्योरी दी है। एक सेकेंड। हाँ,
ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्टडी करी थी वो ये थी कि इंसान जो है ना, या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी पर्सन है, वो खुद के बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से उसका खुद को लेके पर्सपेक्टिव रहता है, इस चीज पे इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। मतलब आप कह सकते हो कि emphasize unconscious mental process and is sometimes described as depth psychology। मतलब कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, देखो इनकी जो थ्योरी है ना, उसमें आपको 3 वर्ड देखने को मिलेंगे। एक तो होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये 2 वर्ड, और एक है आपके जो 3 वर्ड जिनके बेसिस पे इनकी थ्योरी है, वो है इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, उन तीनों को ही अभी हम डिटेलिंग में करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये था, फ्रॉइड जी का मानना ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। कि जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ठीक है, ह्यूमन माइंड जो होता है वो डिफरेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज योर ह्यूमन माइंड, ठीक है, ये आपका ह्यूमन माइंड है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि एक पार्ट तो है आपका कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और एक है आपका अनकॉन्शियस माइंड। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया, क्योंकि अभी दोनों का डिफरेंस भी मैं बताऊंगी कि व्हाट इज कॉन्शियस एंड व्हाट इज अनकॉन्शियस। तो जो इनकी जो स्टडी थी वो इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के ऊपर दी थी। लेकिन अब ये इन्होंने थ्योरी क्यों दी, इनका ये मानना था कि कोई इंसान या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो अगर अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जान जाता है तो वो खुद को बहुत अच्छे से पहचान पाएगा। ऐसा इनका मानना था, इसीलिए इनका कहा जाता है कि इन्होंने अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, जिसके सहारे क्या है, ये अपनी डेप्थ साइकोलॉजी को जान पाए। ठीक है, तो वो अब क्या थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। गुड मॉर्निंग। कॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियस माइंड वो होता है यानी कि आपका सचेत मन, है ना, यानी कि आप कह सकते हो चेतन मन। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्शियस मतलब कि आप होश में हो, आपको पता है कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, कौन सी इमेज बन रही है ना, कौन कौन सी फीलिंग्स से आप होके गुजर रहे हो, ये सब जिनके बारे में आपको अवेयरनेस है, बस वही आपका कॉन्शियस माइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अभी पता है कि आपकी क्लास चल रही है, आप क्लासेस ले रहे हो, आपको पता है आइडिया क्या होता है, आपको पता है थॉट क्या होता है, आपको पता है कि आकांक्षा मैम क्या पढ़ाती हैं, है ना, आपको पता है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यानी कि आपका जो दिमाग है वो जागा हुआ है ना, आपका जो दिमाग है वो अवेयर है चीजों से, जो भी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपका होता है कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल आप, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप किसी एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो, ठीक है, आपके सामने एक आपातकालीन समस्या आ गई है। अब वो समस्या क्या है कि मैं एग्जाम का ही पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ कि जैसे आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए गए, ठीक है, तो अब वहां पे क्या हो जाता है, जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठे, तो कंप्यूटर पे बैठ के आपने क्या किया, आपने देखा कि आपका तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर रहा, आपके जो कंप्यूटर है उस पर क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा, आप खड़े हो गए वहां पे, खड़े होके आपका जो भी वहां पे एग्जामिनर होगा, आप उससे बोलोगे कि मेरे कंप्यूटर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कंप्यूटर चेंज कर दीजिए, मुझे कोई दूसरा कंप्यूटर अलॉट कर दीजिए, है ना। तो वो कंडीशन क्या होगी, आपका जो दिमाग था वो तुरंत जाग गया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, मुझे अब ये चीज करनी चाहिए, ठीक है, जो एकदम अवेयर है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं, आपके माइंड में तुरंत आंसर आता है कि आपको तो पता है कि ये फ्रॉइड थ्योरी है, ये किसने दी है ना, इड, ईगो, सुपर ईगो या कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की अगर बात हो रही तो कौन करता है, ये तो फ्रॉइड जी ने करी है। तो यहाँ पे आप चीजों कोई भी अगर ऐसा मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी है, आप जागरूक हो, ठीक है, वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, जहां पे आप जगे हुए हो, सिंपल सी इतनी चीज समझ लो, ठीक है। वहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड की बात अगर हम लोग करें तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ आवर माइंड। इट कंटेन्स ऑल द wishes, desire, feelings,
drives and motives, many of which even related to sex aggression. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम अपने मन के अंदर दबा लेते हैं, लेकिन और जैसे ही अगर कोई उन बातों को फिर से दोहरा देता है, वो किस तरीके से फिर से निकल के आ जाती है ना, है ना। यस, यहाँ पे शायद कुछ, हाँ ये कॉमा लगा लेना, यहाँ साथ में नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, अरे कि अनकॉन्शियस माइंड आपका वो होता है कि आपके मन में कोई फीलिंग है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है, वो चीजें पहले ऑलरेडी आपके दिमाग में है, लेकिन आपने उनको क्या है, दबा के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई उसके बारे में बात करता है, तुरंत उसके बारे में अवेक हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज्यादा खुशी दी होगी या फिर बहुत ज्यादा दुख दिया होगा। ये दो सिचुएशन हुई होंगी। अब आपको पता है कि एक कोई इवेंट हो चुका है, आप उसके बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर हो। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ही आपको याद दिला दूं कि आप पिछली बार एग्जाम देने के लिए गए थे, तब क्या हुआ था। तो अभी तक आप उसके बारे में अवेयर नहीं थे, आपको पता है वो चीजें कि हाँ ये चीजें हुई हैं, लेकिन जैसे ही मैंने आपको याद दिलाया तो आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करेगा कि आपके ब्रेन में जितनी भी आपकी जो भी फीलिंग्स थी उस एग्जाम से रिलेटेड, जो भी थॉट्स थे, आइडियाज थे, वो तुरंत बाहर निकल कर आ जाएंगे। वो आपके कौन से कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे, जहां पे आप उनके बारे में फिर से बोलने लग जाते हो। जैसे कि अभी मैंने बोला, तुरंत आप लोगों के आंसर आ गए कि नहीं आ गए। अभी तक ये चीजें कहाँ थी, आपके दिमाग के पीछे थी। पीछे इन द सेंस हम कह सकते हैं कि अभी आपका पूरा ध्यान था सिर्फ पढ़ाई पे, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने कोई एक इवेंट के बारे में आपसे बोल दिया, आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो डेवलप हो गया और आपने मुझे तुरंत आंसर दिया। क्यों? क्योंकि आपको वो इवेंट तुरंत याद आ गया। ओके, हाँ मैं एग्जाम देने गई थी, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, तुरंत याद आया कि नहीं आएगा। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे प्रेजेंट जितने भी मूवमेंट होते हैं ना, उनपे हमारा काम करता है। जिस मूवमेंट में हम हैं उस मोमेंट में हमारा कॉन्शियस माइंड रहता है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो फीलिंग्स या थॉट्स हमारी या तो पास्ट से रिलेटेड होती हैं या फिर हमारे आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड, जो हम लोग जर्नली उनको एक्सप्रेस नहीं करते, बट कहीं ना कहीं वो हमारे दिलो दिमाग में छुपी रहती हैं, ठीक है। जिनको कोई किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ही हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार ऐसा डिमोटिवेट हो जाते हो, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो, नहीं हमें पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, मुझे खुद की ग्रोथ करनी है। तो ये सब चीजें थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं आपके दिमाग में, कहाँ से आया कि आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, आपको अपनी ग्रोथ करनी है? क्यों? क्योंकि आपके साथ में ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मतलब समझ आया आप लोगों को? यानी कि कुछ ऐसी इच्छाएं जिनको आप दबा देते हो, ठीक है, वो आपका अनकॉन्शियस होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पर्पस पे, जहां पे इन्होंने, जो फ्रॉइड जी हैं, इन्होंने जो आपकी थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है इड के बारे में। इड क्या होता है? ये आपका अचेतन में रहता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में आपका रहता है, ठीक है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मेरी साइड से ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू नहीं हुआ था। कल तो मेरी प्रॉपर क्लास हुई थी। कल तो खुद से मैंने क्लास ऑफ की थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद आपके हैंड से ऐसा कुछ हो गया होगा, मेरे हैंड से सब कुछ ठीक था। देखो, ये जो होता है ना, आपका इड जो होता है, इड हमेशा आपका प्लेजर, हाँ परसों हुआ था, कल नहीं हुआ था। और परसों के लिए मैंने मैसेज कर दिया था। अब देखो, चलो बैक टू दी क्लास। यहाँ पे इड की बात कर रही हूँ। इड तुम्हें सिंपल मैं समझा रही हूँ जो चीज है। इड है, आप कोई भी काम कर रहे हो जो आपको पता है कि अनएथिकली वो काम गलत है, ठीक है। पता नहीं, आप एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेना, या फिर आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर लेना। अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो वो भी आपको बता देंगे,
अगर नहीं हुई है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो चलो यहाँ पे ये छोटा सा है, इसको समझ लो एक बार। देखो इड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, जहां पे आप सेल्फिश बन जाते हो, आप उस काम को करने लग जाते हो, वो आपका इड होता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एक आप किसी स्कूल में हो, ठीक है, यही मान के चलो किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में हो, कहीं भी हो, ठीक है, ओके ओके, कहीं कॉलेज में हो या फिर अभी क्लास में ही हो, ये समझ लो, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करोगे, अब आप सेल्फिश हो, अब आप क्या करोगे कि नहीं भाई मुझे ना सारे नोट्स चाहिए, या फिर आपने ऐसा कर लिया कि मैं मैम को पर्सनली फोन करूंगी और मैम से पर्सनली कह दूंगी कि मैम आप मुझे सारे नोट्स शेयर कर दीजिए, है ना, या फिर आप क्लास में जाके मेरी तारीफ कर देना। तो दिस थिंग इज अनएथिकली, है ना, ये तो अनएथिकली है ना, एथिकली राइट नहीं है ये। अगर नैतिकता के रूप से हम लोग अगर देखें तो ये चीजें सही नहीं है कि आप मुझे पर्सनली फोन करो और आप मुझसे कह दो कि मैम वो तो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं अच्छी हूँ, मुझे भी नहीं पढ़ने देती है ना। या फिर चलो कुछ और ही एग्जाम्पल ले लो, आप इस तरीके एग्जाम्पल ले लो कि आप कई बार किसी कंपटीशन में जा रहे हो, कंपटीशन में आप रेसिंग हो रही है ना, तो कोई पर्सन एक जीतने के लिए दूसरे वाले को नीचे गिरा देता है ना, या फिर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर देता है। तो ये तो अनएथिकल हो गया ना कि आप अपनी जीत के लिए दूसरे को परेशानी में डाल रहे हो, है ना, ताकि आप फर्स्ट आ जाओ, आपको खुशी मिल जाए, आपको संतुष्टि मिल जाए, उसके लिए आप दूसरे को परेशान कर रहे हो। तो इड आपका क्या कहता है, इड ये कहता है कि जो हूं बस मैं ही हूं, ना मुझसे आगे कोई है ना मुझसे पीछे कोई है, सर्व व्यापारी मैं ही हूँ, है ना। तो इड आपके इस प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि आपका अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है। फिर आपका ईगो आ जाता है। ईगो क्या करता है, ईगो आपका एक तरीके से बैलेंसिंग का काम करता है। देखो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो होती हैं, चलो ये मैं आपको बना देती हूँ, ये आपके दो तराजू हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, और ये जो बीच में ये जो है बैलेंसिंग का, ये आपका ईगो है, ये आपका इड है और ये आपका सुपर ईगो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इड क्या कहेगा, इड झुकेगा अपनी साइड की, नहीं मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे पास ही सबसे ज्यादा वजन है, अगर मैं नहीं झुकूंगा तो आपका ये जो वजन है ये नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बांट है और ये कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, इस तरीके से समझा रही हूँ। सपोज कर लो यहाँ पे चीनी है, शुगर है, ठीक है। तो अब इड क्या कहेगा, नहीं भैया अगर मैं बांट नहीं हूँ, अगर मैं 5 किलो का हूँ 10 किलो का हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम ये अपनी शुगर कैसे नापोगे, है ना। तो ये लड़ाई कर रहे हैं। सुपर ईगो कहेगा अरे नहीं मैं हूं सबसे ज्यादा, है ना, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कितना होता है 5 किलो। तो यहाँ पे ये अब बीच में आ जाएंगे भैया ईगो मार्श है। अब ये क्या कहेंगे कि अरे रुको रुको तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम दोनों को तो अभी मैं ठीक करता हूँ। फिर ये एकदम बैलेंस करके खड़े हो जाते हैं कि अब तुम दोनों बराबर की कैटेगरी पे हो, ना तुम ज्यादा हो ना तुम ज्यादा हो, दोनों बराबर हो। तो ये होता है आपका इड ईगो सुपर ईगो का काम, ठीक है। अब देखो इड क्या कहता है कि जो हूं मैं ही हूं, ईगो क्या कहता है, ईगो एक तरीके से बैलेंसिंग का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में ये थॉट आ जाता है कि नहीं जो हूं वो मैं ही हूं, तो ईगो कहता है नहीं भैया थम जा, तुमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना। तो ये इनको वहीं के वहीं रोक देते हैं। सुपर ईगो क्या कहते हैं, सुपर ईगो एकदम इड के अपोजिट है। जहां पे इड कहता है कि अपने पे ध्यान देता है, सुपर ईगो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, इट रिमेन्स विद कॉन्शियस माइंड। यानी कि जो सुपर ईगो आपका कॉन्शियस माइंड में रहता है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपकी होती है ना कि आप बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती है कि आप करने से पहले सोचने लग जाते हो कि नहीं अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसको हर्ट हो जाएगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए, है ना, कहीं मेरी बातों से उसको दुख ना पहुंचे, है ना, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। तो सुपर ईगो आपके इन सब चीजों पे, यानी कि आप अवेयर होते हो, आपने जो भी एक्शन लिया है, जो भी काम किया है ना, उनके बारे में आप सोचते हो कि अगर आप ये वाला कदम उठाओगे तो उससे बाकियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सुपर ईगो आपका इस चीज के बारे में सोचता है, ठीक है। तो वहीं पे ईगो होते हैं
ईगो आपके इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि आपको ना तो सेल्फिश बनाता है और ना ही दूसरों के बारे में। आप बैलेंस में रहो, ना तो आप अपने बारे में सोचो ना ही दूसरों के बारे में सोचो। बस जो ठीक है, जो सही है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उस पे आप चलते चले जाओ। ठीक है, समझे? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? डन। चलो, आई होप कि आप ये चीज भूलोगे नहीं। ठीक है, याद रहेगी आपको। तो हमने कर ली अपनी फ्रॉइड की थ्योरी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कौन सी मिली भाई? हमें आगे इकोलॉजिकल थ्योरी मिल गई। अब इकोलॉजिकल थ्योरी में क्या हुआ कि अभी तक हम लोग अपने आप से ही लड़ रहे थे, है ना? अभी तक तो हम खुद को ही पहचान रहे थे। अब जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, भाई हम अपने दोस्तों से मिले, अपने फैमिली मेंबर से मिले। अब हमें उनके साथ देखना है कि अब उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, उनके साथ हम बात कैसे करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके यूरी ब्रॉनफेन बेरेनर ने आपको एक थ्योरी दी, ठीक है, जिसका नाम था, देखो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना सीक्वेंस में, वैसे ही याद रख लेना, आपको पक्का याद रहने वाली है। ठीक है, तो यूरी वेनफ्रेड बैनर ने थ्योरी दी, यूरी ब्रॉनफेन बेरेनर। इन्होंने जैसे ही हम फ्रॉइड से थोड़ा आगे बढ़े, हमें वहां रास्ते में ये महाशय खड़े मिल गए। अब इन्होंने कहा कि रुको रुको, तुमने अपने बारे में तो जान ही लिया है, अब थोड़ा समाज के बारे में भी जान लो। अब जो तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे सोसाइटी के जो लोग हैं, तुम्हारा कल्चर है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लो, है ना? तो अब उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था इकोलॉजिकल थ्योरी। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जो फोकस किया वो इन्होंने समाज के ऊपर ही फोकस किया कि किस तरीके से आपका जो समाज में रह के विकास करते हो, है ना? अभी तक तो आप विकास कैसे कर रहे थे? अभी तक आप विकास कर रहे थे भैया अपने ऊपर रह के, अपने बारे में सोच के। आगे बढ़े, अब का अब इंसान कहेगा अरे अभी तक तो मैं बस खुद ही के बारे में जान पाया था, मुझे समाज के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यूरी बेनिफ्रेड बैनर ने कहा हाँ जी बिल्कुल, जब आप अपने बारे में जान गए तो आप समाज के बारे में भी जान लो। थोड़ा आप उनका भी ध्यान रख लो ना जो आपका ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, आपके दोस्त हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, है ना? आपका कल्चर हो गया, जिस कल्चर में आप रहते हो, ये सब चीजें आ गई। तो इन्होंने इनकी नहीं 5 कैटेगरीज बना दी। वो 5 कैटेगरीज क्या थी ये वाली देखो, ये 5 कैटेगरीज बना दी। कह रही माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। ठीक है, अब ये इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम बना दिए। अब इनमें क्या क्या हुआ, है ना? तो इनमें देखो क्या किया इन्होंने कि जो माइक्रो सिस्टम था, यानी कि जो इंसान था, यहाँ पे ये पूरा सर्कल, ठीक है, ये समझ लो ये पूरी की पूरी दुनिया। अरे राखी जी, मैं हिंदी में ही तो पढ़ा रही हूँ। मैं अभी हिंदी में भी दिखा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, मैं वो भी दिखा दूंगी। ये रहा, हिंदी में अभी दिखा दूंगी। चलो मैं यहीं से इसी के इमेज के थ्रू आपको समझा दे रही हूँ। हाँ, अभिमन्यु का चक्रव्यूह बना दिया इन्होंने। तो क्यों इंसान चक्रव्यूह में ही तो फंस जाता है, अपने रिश्तों के चक्रव्यूह में ही तो फंस जाता है, खुद को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो देखो अब इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने एक सर्कल बनाया जहां पे आप हो। ठीक है, आपका सेक्स अलग है, यानी कि आपका जेंडर अलग है, आपकी एज अलग है, आपकी हेल्थ एक्सेट्रा, ये सब चीजें, यानी कि यहाँ पे अभी तक आप फ्रॉइड की रखो कि इड, ईगो और सुपर ईगो, अभी तक आप इन पे काम कर रहे थे, लेकिन ये फ्रॉइड का मानना था। आगे बढ़े तो आपको यूरी ब्रेनफेड बेरेनर मिल गए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही आप आगे आए कि अरे भैया आप आगे जाओगे, आगे आपसे लोग टकराएंगे, तो क्या करेंगे? माइक्रो सिस्टम क्या होता है? माइक्रो सिस्टम यानी कि छोटा सा, जहां पे आप रहते हो। तो वहां पे आपके कौन कौन आ जाते हैं? आपकी फैमिली, यानी कि माइक्रो सिस्टम जो आपके क्लोज हैं, जो आपके एकदम नजदीक हैं, वो लोग आ जाते हैं। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स आ गए, आपके स्कूल टीचर्स आ गए, आपके स्कूल फ्रेंड्स आ गए, आपके नेबरहुड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों के साथ में आप कैसा रिश्ता स्टेबलाइज करते हो। ठीक है,
ये सब चीजें आपकी माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं कि उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे और बढ़े, ठीक है, तो आगे हमें मिल गया कि मीसो सिस्टम। मीसो सिस्टम में क्या आ गया, मीसो सिस्टम आपको बताता है इंटरेक्शन अमंग वेरियस माइक्रो सिस्टम। यानी कि ये जो अब आपका मीसो सिस्टम है, ये आपको बताएगा कि आपको अपने स्कूल वालों से किस तरीके से बिहेव करना है, आपको अपनी फैमिली मेंबर से कैसे रहना है, अपनी बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है ना, छोटों से प्यार से बोलना है। वहीं पे बताएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में किस तरीके से व्यवहार करोगे, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद में आपका आ गया इकोस एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या होता है, जो बाहर का सिस्टम। अभी तक तो ये सब चीजें आपकी अंदर की थी, ठीक है। अब एक्सो सिस्टम में आपका आ जाता है कि सोशल सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल बट इट अफेक्ट बाय इट्स डिसीजंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक डिसीजन ले लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक एक्टिव रोल नहीं प्ले किया, या चलो आप डॉक्टर भी छोड़ दो, मैं सबसे इजी एग्जांपल आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक जर्नल, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोशल सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल बट इज अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एक्सो सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके बाहर के सिस्टम है ना, ये जो मैं आपको बता रही थी, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, नेबरहुड, लीगल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर सर्विसेज, मास मीडिया, ये सब चीजें जो हैं, है ना, आप इनमें एक तरीके से पूरे तरीके से नहीं हो, लेकिन ये जब चीजें आपके ऊपर हावी होती तो कैसे आपका डिसीजन बदल जाता है। आप मास मीडिया से कम्युनिकेट करते हो, है ना, उनके कांटेक्ट में आते हो तो आपका डिसीजन बदल जाता है। वो आपकी एक्सो सिस्टम में आते हैं जो आपसे बाहर है। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर आपका आ जाता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में जहाँ पे आपका क्या होता है, कोई भी कल्चर होता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाओगे तो वहां पे हर किसी का आपको कल्चर है वो अलग देखने को मिलेगा, और अलग अलग कल्चर होने की वजह से उनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, उनके बिलीफ सिस्टम अलग अलग होंगे। तो यानी कि यहाँ पे यूरी वेनफ्रेड वेनेरन का मानना ये था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर होता है ना तो उस पे उसकी फैमिली का इफेक्ट पड़ता है, जो कि उसके माइक्रो सिस्टम में आती हैं, उनसे वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ये आपको मीसो सिस्टम बताता है। फिर आपके आसपास की जो चीजें हैं वो आपके डिसीजन पे कैसे प्रभाव डालती हैं, ठीक है, जो कि आपकी एक्सो सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। और जहां आप रह रहे हो, किस कल्चर से आप बिलोंग करते हो, वहां के बिलीव्स, वहां की वैल्यूज, वो सब आपको किस तरीके से अलग बनाती हैं, वो आपके मैक्रो सिस्टम में आती हैं जिसका आप एक पार्ट हो। तो यानी कि यूरी वेनफ्रे बैनर क्या करते हैं, जहां तक आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उन्होंने अब आपकी आंखें खोल दी कि भैया आपसे भी आगे दुनिया है, सिर्फ आप तक ही जिंदगी सीमित नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो, आपको लोग और मिलते चले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके यूरी वेनफ्रे बैनर ने बताई, ठीक है। जहां पे इन्होंने एक चीज और डाली, हाँ, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आता है सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ वन लाइफ टाइम। मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो कि आपके दिलो दिमाग में छप जाते हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, है ना। तो ये सब चीजें आपको, क्रोनो मतलब टाइम होता है कि आप किस टाइम इवेंट में हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ प्रेजेंट में रह के मोमेंट को एंजॉय करते हैं, कुछ अपनी पास्ट के इवेंट को ही याद करते रहते हैं, कुछ अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये सब चीजें, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है भाई। चलो, ये रहा हिंदी में, जिसको हिंदी में देखना है देख लो एक बार।
नोट्स मत बनाना भी, कोई नोट्स जब मैं पढ़ा दूं पूरा तब बना लेना, क्योंकि ऐसे आपको अगर मैं ऐसी स्लाइड दिखाती रहूंगी आप लिखते रहोगे तो उसमें बाकियों का भी टाइम वेस्ट होता है और मुझे भी पढ़ाना होता है। ठीक है, मैं ये आपको आज शेयर कर दूंगी सारा पीडीएफ, तो उससे आप नोट्स बना लेना जिसको भी बनाने हैं। चलो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ गए। अब हम क्या है कि ये तो चक्रव्यूह पूरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक हमने सिर्फ अपने बारे में सीखा, फिर हमने समाज के बारे में सीखा। अब हमसे ये डिमांड करी जा रही है कि अब हम समाज के अकॉर्डिंग बिहेव भी करें, है ना। तो वहां पे आपके आगे कोलबर्ग स्टेज थ्योरी, जहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपकी 3 स्टेजेस बताई। ठीक है, जिसके इन्होंने अगेन हर स्टेजेस की आपको 2-2 स्टेजेस और बताई। कोलबर्ग ने आपकी कौन सी थ्योरी दी थी, किसी को पता है? जिस किसी ने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया हो बताओ, देखती हूँ कितनों को याद है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इनकी जो स्टेज थी लेवल 1 थी प्री कन्वेंशनल, जहां पे इन्होंने 2 स्टेजेस दी थी। स्टेज 1 थी ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकंड थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। आज मैं जितनी भी थ्योरीज आपको पढ़ा रही हूँ, जो कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ, वो पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है राखी जी, आपको मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तब आप वो बना लेना। ठीक है, नोट्स मैं अभी सॉरी मैं अभी अलाउ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। स्पेशली मैं नोट्स बनाने के लिए मैं वो स्लाइड आपको नहीं दिखा सकती हूँ, अगर आपको कुछ समझना है तो मैं समझा दूंगी। डन, यस, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या करी कि देखो अभी तक हम लोग कहाँ चल रहे थे, ये देख लो एक बार कि अभी तक हमने क्या किया। फ्रॉइड तक आए हम लोग। फ्रॉइड से हमने क्या देखा, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि हमने सिर्फ अपने बारे में देखा। फिर हम थोड़ा और आगे आए तो यूरी जी की आपकी थ्योरी आ गई। ठीक है, जहां पे उन्होंने हमें बताया सोसाइटी के बारे में। अब जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े फिर हमें कोलबर्ग जी मिल गए। अब कोलबर्ग जी ने क्या किया कि अब आपने अपने बारे में भी सीख लिया, सोसाइटी के बारे में भी सीख लिया। अब आप थोड़ा मॉरल वैल्यूज सीख लो कि आपको एक समाज में किस तरीके से नैतिक तरीके से व्यवहार करना है, जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है ना। कि समाज में अगर आपको रहना है, सोसाइटी में अगर आपको रहना है, तो आपको उनके लोगों के अनुसार आपको बिहेव भी करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में भी सीखना होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपके कोलबर्ग जी थे, उन्होंने आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, जहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई। 3 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज थी इनकी प्री कन्वेंशनल, जहां पे इन्होंने अपनी पहली स्टेज को ही 2 स्टेजेस में और डिवाइड कर दिया, यानी कि टोटल देखो यहाँ पे इनकी 3 थी, लेकिन हर तीनों की इन्होंने 2-2 स्टेजेस और बताई थी, जिस वजह से ये कितनी हो गई, टोटल 6 स्टेजेस हो गई। ठीक है, सेकेंड स्टेज थी इनकी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में इन्होंने बताया। तीसरी स्टेज थी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहां पे गुड बॉय एंड गुड गाय बनने की कोशिश करते हो। स्टेज 4 थी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। फिर थर्ड स्टेज थी पोस्ट कन्वेंशनल, जहां पे अगेन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। एंड सिक्स्थ थी यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत। अब चलो इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्री कन्वेंशनल जो आपकी सबसे पहली जो स्टेज थी, जो कि आपके मॉरल डेवलपमेंट पे जो डिपेंड करती थी। ठीक है, कि आपको किसी समाज में किस तरीके का व्यवहार दिखाना है, किस तरीके का आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, है ना, ये सब चीजें थी। तो देखो पहली स्टेज थी आपकी पनिशमेंट और ऑविडेंस, जिसका मतलब क्या था कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, अगर उसने कोई गलती की है तो उस कंडीशन में क्या है कि वो अपनी गलती को मान सकता है, तो वो अपने पनिशमेंट से बच जाएगा। ठीक है, ये आपका ओविडेंस का मानना था। ओविडेंस यानी कि बचाव,
आपने अपना जो जो भी आपने गलती की उसको आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ये काम मैंने किया है, तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। सेकंड क्या, पनिशमेंट की कैटेगरी में क्या होता है कि जहाँ पे आप डिसओबीडियंस करते हो, यानी कि disobedience must be avoided for his own comfort. The individual is egocentric and his behavior is mainly directed by pleasure principle. यानी कि वहां पे क्या है, जैसे कि आपका ईगो चल रहा था ना, इड चल रहा था कि बस मैं अपने बारे में सोचूंगा, सेम आपका इस कंडीशन में आ जाता है जहां पे आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाता है, उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट से नहीं बचते हो, उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो पहली स्टेज आपको क्या बताती है, अगर मैं मोटे मोटे तरीके से आपको बताऊं, तो पहली स्टेज आपको ये सिखाती है कि आपको, अगर आपसे सही काम करने चाहिए, आपको कोई भी गलत नहीं करने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी सही चीजें करने में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जहां पे आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। यानी कि सही चीजें करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, गलत चीजें करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इनको बस ये एक तरीके से आपकी ना इन्फेंसी वाली एज होती है, जो स्टेज 1 होती है ना, इन्फेंसी वाली होती है, जहाँ पे आप इस तरीके से और समझ सकते हो नॉर्मली कि इन्फेंसी में इनको कुछ भी होश नहीं रहता, इनको नहीं पता क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से ना तो आप इनको पनिशमेंट दे सकते हो और माफ इनको करना पड़ता है, वो वाली चीज आप नॉर्मली सिंपली समझो, जहाँ पे बस बच्चे अपने मन मन में ही मग्न रहते हैं, इसीलिए इनको ईगो सेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है सेकंड, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, इंडिविजुअल। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है, इनको रियलाइज होता है कि दूसरों के साथ में किस तरीके से हमें बिहेव करना है, ये चीज ये लोग सीखते हैं। ठीक है, जो आपकी, आप कह सकते हो कि प्री स्कूल एज होती है आपकी, है ना। प्री स्कूल कौन सी होती है, जहाँ पे बच्चा प्ले ग्रुप में जाने लग जाता है, वहां उसको पता होता है ना कि अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया तो वो भी मेरे साथ ऐसा करेगा। जहाँ आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं कि देखो किसी के साथ ऐसा नहीं करना, अगर आप उसको मारोगे तो वो भी आपको मारेगा, तो ऐसे किसी के साथ को गाली नहीं देते हैं, किसी को मारते नहीं है। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी बन जाती है कि जैसा सामने वाला करेगा वैसा ही मैं भी करूंगा, जैसा मैंने किया है तो सामने वाला भी मेरे साथ करेगा, अगर मैंने किसी को दुख दिया है तो वो भी मुझे दुख देगा। तो यहाँ पे आपकी टिट फॉर टैट वाली आइडियोलॉजी चलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल है उसको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है ना। ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहती है। फिर हम लोग जब सेकंड लेवल पे आते हैं, जो कि आपकी कन्वेंशनल मॉरलिटी होती है, वहां पे ये आपकी हो जाती है स्कूल एज। ठीक है, आप स्कूल में पहुंच जाते हो, तो स्कूल में आप लोगों ने देखा है ना कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में आपको जो भी टीचर काम देता है, तो कोई कोई आपको वेरी गुड दे देता है ना, कोई कोई आपको गुड दे देता है, कोई आपके लिए स्माइली बना देता है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड स्टेज जो कहती है, वो आपको ये कहती है कि आप ऐसे काम करते हो जो आपके सोशली अप्रूव किए जाते हैं, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ना। आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की हेल्प कर दोगे तो लोग आपको शाबाशी देंगे कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप अपना होमवर्क टाइम से कर लोगे, ये स्कूल एज की बात चल रही है। ठीक है, होमवर्क आप टाइम से कर लेते हो, टीचर आपसे खुश हो जाता है कि देखो ये कितना अच्छा बच्चा है कि अपना इसने होमवर्क भी कर लिया और सारी चीजें इसने याद भी कर ली, अपना काम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या, आपकी एक पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक अच्छा लड़का बनूं या फिर एक अच्छी लड़की बनूं। गुड बॉय और गुड गर्ल का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, जिससे आपको शाबाशी मिले। फिर आपका आ जाता है फोर्थ स्टेज में, लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे आपकी क्या करते हो, आप ये एंश्योर करते हो कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, कोई भी मेजर कॉन्सिक्वेंस आपके सामने आ रहे हैं, तो वहां पे
आप क्या करते हो, सामाजिक परंपराओं का ध्यान में रखते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी मंदिर में फंस गए हो, ठीक है, तो अब मंदिर में आपको पता है कि चप्पलें पहन के नहीं जाते हैं, है ना, वो उतार के जाते हैं, तो आपकी ये सामाजिक परंपरा ही तो है, जहाँ पे आप एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, जो सोसाइटी का जो एक ऑर्डर चलता आ रहा है, कुछ एक लॉ है, कोई एक नियम बना है तो बना है ना, वो किसी ना किसी मकसद से ही बना है। तो आप किसी मंदिर में जा रहे हो या फिर कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, अगर आपको कोई परेशान दिख रहा है या फिर कोई आपको एल्डरली पर्सन मिल गया है, तो आपको आपकी परंपरा क्या सिखाती है, आपको मदद करना सिखाया गया है शुरू से ही, है ना, कि अगर कोई भी इंसान परेशानी में है, उससे वो काम नहीं हो रहा और आप उसकी मदद कर सकते हो तो मदद कर दो। तो ये आपको स्टेज नंबर 4 सिखाती है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा है ना कि शेयरिंग कितना चलता है आपकी फ्रेंडशिप में, है ना, शेयर करते हो ना कितना, कि जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है वो पेंसिल भूल आता है, तो आप क्या करते हो कि अरे मेरे पास 2 पेंसिल है, एक तू रख ले, एक मैं रख लेता हूँ, ये वाली चीज होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे आप क्या है, सोशली लॉज को फॉलो करते हो, जो आपकी परंपराएं चली आ रही हैं पुराने टाइम से, ठीक है। फिर आपकी आती है थर्ड स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जहाँ पे फिफ्थ स्टेज वो होती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करते हो, यानी कि आप समझ जाते हो कि एक समाज में किस तरीके के रूल चले जाते हैं, कैसे उनको फॉलो करना है और उनको किस तरीके से अगर जरूरत पड़े तो कैसे उनको बदल के आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी, जैसे कि बहुत बार कह देते हैं ना कि आपकी सोसाइटी में कभी ऐसा काम नहीं हुआ है, इसकी हिंदी, चलो मैं आपको देख के बता दूंगी इसकी हिंदी। एग्जाम में ना ये आपकी इंग्लिश में ही आती है, इसीलिए जो चीजें हैं जो इंग्लिश में आती हैं वो मैंने इंग्लिश में ही डाली हैं। जहां तक कुछ ऐसा आएगा पूर्व, मैं इसकी देखकर बताऊंगी आपको, ठीक है। तो फिफ्थ में आपका क्या आ जाता है, फिफ्थ में आपकी आ जाती है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जहाँ पे आपकी जो फिफ्थ स्टेज है वो इस बात पे काम करती है कि आपको किस तरीके से समाज के नियमों को भी नहीं तोड़ना है और अपने काम भी करना है। कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे हमारे समाज में तो आज तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गया है, किसी ने भी कभी छोटे कपड़े नहीं पहने हैं, तो वहां पे जब आपको जरूरत लगती है तो आप उन रूल्स को तोड़ भी देते हो टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आएगी आपकी। फिर आपका आता है स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 6 में क्या आता है कि आप यूनिवर्सल एथिक्स को फॉलो करते हो, यानी कि जो चीज सही है वो चीज सही है, जो चीज गलत है वो चीज मतलब गलत है। जैसे कि झूठ बोलना गलत है तो मतलब गलत है, हमें किसी के साथ में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप इस चीज पे फॉलो करते हो, जो कि आपकी ये वाली जो स्टेज रहती है ना, ये स्टेज आपकी टीन एज रहती है, ठीक है। जहां पे कहाँ गया, ये आपकी टीनेज रहती है, जहाँ पे फिफ्थ स्टेज में आप जैसे एडोलेसेंस में क्या होता है कि आप कोई भी किसी की सुनता तो है नहीं, अपनी मर्जी की करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप रूल्स को भी ब्रेक कर देते हो। फिर स्टेज 6 तक आते आते आप एथिकल जो प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि जो सही है वो सही है, जो गलत है उनके बेसिस पे आप काम करने के लिए लग जाते हो, ठीक है। ये थी आपकी पूरी की पूरी कोलवर्क की थ्योरीज, यानी कि यहाँ पे आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल को क्यों फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि ये तो टीन एज है जहाँ सारे के सारे प्रिंसिपल तोड़े जाते हैं। ये एडल्टहुड होता है क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, आपको पता होता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद किसी का आइडियल बनते हो। तो ये मैंने डिटेलिंग में और डाल दिया है, किसी को अगर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ साइको सोशल थ्योरी, यानी कि अगेन हम लोग जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, राखी जी मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है।
तो जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें क्या है, अब हमारे बारे में क्या था कि हमारे सामने अब ये समस्या आ गई कि हमने अपने बारे में देख लिया, समाज के बारे में देख लिया, समाज के नियमों के बारे में देख लिया। अब ये समस्या आ गई कि हर स्टेजेस में कौन-कौन सी ऐसी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस-किस परिस्थिति से होके गुजरना पड़ता है, वो सभी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल गई, जिसके लिए आपके इरिक इरिक्शन ने थ्योरी दी, है ना। तो जहाँ पे इन्होंने क्या है 8 स्टेजेस बताई, जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल से रिलेटेड थी, यानी कि आपकी इन्फेंसी से लेके ये जो स्टेजेस रहती हैं आपके ओल्ड टाइम तक रहती हैं, यानी कि बच्चे से लेके आप एक ओल्ड एज तक जाते हो, उस टाइम पे आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस किस दौर से होके आपको गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी आपको ग्रोथ देखनी पड़ती है, कौन कौन सी आपको फेलियर देखना पड़ता है ना, कैसे आप डिमोटिवेट होते हो, कैसे मोटिवेट होते हो, ये इन सभी के बारे में आपकी इरिक इरिक्शन ने बताया है, जिसको आपके साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलो इनके बारे में देख लेते हैं। अरे लो भाई, ये रहा, यहाँ से देख लेना, ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, पिक्चर भी दी हुई है इन्फेंसी की वाली। अभी मैं ये सब आपको दिखाऊंगी। देखो, ये तो आपको दिख रहा है ना, वो नहीं दिख रहा था तो चलो फर्स्ट स्टेज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी कौन सी होती है? इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी में क्या होता है कि बच्चे के सामने उसकी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, चलो इसी से समझाती हूँ। 0 to 1 ईयर इन्फेंसी का पीरियड होता है, जहाँ पे उसके मन में या तो ट्रस्ट डेवलप होगा या फिर मिसट्रस्ट डेवलप होगा, यानी कि यहाँ पे वो इमोशनल कनेक्शन फील करता है। आप लोगों ने देखा है ना, जब आप किसी के साथ में इमोशनली कनेक्टेड होते हो, आपको किसी पर भरोसा हो जाता है, तो कैसे आपका कॉन्फिडेंस है वो एकदम हाई हो जाता है ना। आपको कुछ करने की शक्ति अंदर से ही आ जाती है, कि जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर में ही आपसे कोई कह दे कि अरे वाह बेटा, आपके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप जाओ आगे बढ़ो, आपको जो करना है वो करो, हम आपके साथ में हैं। बस इतनी ही चीजें आपके क्या कर देती हैं कि आपको आगे बढ़ा देती हैं, आपको कुछ भी नया करने की उम्मीद देती है। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, इन्फेंसी में क्या होता है कि बच्चा एक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है जो भी उसके आसपास होता है, जैसा भी उसको अफेक्शन मिल रहा है, जैसा भी उसका नरिशमेंट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे उसका जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। वहीं अगर इसके अपोजिट होता है, वहीं उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं मिलती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर उसको नरिशमेंट पालन पोषण उसका अच्छे से नहीं होता है, केयर गिवर जो होती है वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मिसट्रस्ट की जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है। वो आगे चल के किसी पे भी कोई भरोसा नहीं कर पाता है, वो एकदम लो कॉन्फिडेंस, एकदम अंडर कॉन्फिडेंस, इन सारी सिचुएशन में फंस जाता है आगे चल के। ठीक है, वहीं अर्ली चाइल्डहुड में जब आते हैं, जिसका टाइम पीरियड आपका जो रहता है 2 to 3 ईयर रहता है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो तो इस टाइम पे क्या होता है, आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का डाउट आने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे आपकी विल पावर जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर कोई भी काम किया, आपको कोई भी टास्क दिया गया, जैसे कि ये अर्ली चाइल्डहुड है यानी कि प्री स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, आपने खुद से खुद के कपड़े पहन लिए, है ना, या फिर आप खुद से वॉशरूम चले गए, आपने हैंड वॉश कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको अप्रिशिएट कर देते हैं कि अरे वाह, आपने तो अपना काम अपने आप कर लिया। तो वहां पे आपकी ऑटोनॉमी वाली जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है। वहीं अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते, आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, आपके पेरेंट्स आपको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो आगे चल के आपको क्या है, शेम एंड डाउट की फीलिंग आ जाती है, जैसे कि आप लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। इसका इजी एग्जांपल और मैं देती हूँ कि जैसे दो तरीके की पेरेंट कैटेगरी होती है। एक तो वो होती है जो आपको आपके काम खुद करने देती है। ठीक है,
तो आप चीजें खुद से सीखते हो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, है ना। तो वहां पे आपको क्या ऑटोनॉमी की कंडीशन आती है कि जहां आपका कुछ टास्क आपको मिलते हैं, वो टास्क आप खुद से कंप्लीट कर लेते हो। वहां पे अगेन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक वो होते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स हर चीज में आपका साथ देंगे कि अरे नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आगे चल के ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप अकेले पड़ जाते हो, तो उस कंडीशन में आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आपको सेम एंड डाउट की फीलिंग आ जाती है अपने ऊपर कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर आती है आपकी प्ले एज। प्ले एज में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है हिंदी में, आप यहाँ से इसको देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है जो कि आपकी होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज होती है। इनिशिएटिव माने कुछ पहल करना, कुछ नया करना, है ना, फर्स्ट स्टेप। ठीक है। जो अगेन आपकी क्या हो जाती है, प्री स्कूल एज हो जाती है, जहां पे आप स्कूल जाने लग जाते हो, प्ले ग्रुप जाने लग जाते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ नया करने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको अप्रिशिएट कर दिया तो आप उस काम को अलग अच्छे तरीके से करोगे। वहीं अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, क्रिटिसाइज करने से मतलब है कि अगर आपका कोई काम इनकम्प्लीट रह गया, वहां आपको बोल दिया कि अरे ये तो तुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या काम किया तूने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। एक तो देखो दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं, ये दो हैं। एक अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने कुछ भी न्यू डिश बनाई है, ठीक है, पहली बार बनाई है, यहाँ पे भी ये पहली बार बनाई है और यहाँ पे भी आपने पहली बार बनाई है। तो एक तो क्या है, न्यू डिश बनाई है, अब वो भी आपसे जली हुई है। दूसरे ने भी आपकी न्यू डिश बनाई है, अगेन उसकी जली हुई है, दोनों की सिचुएशन सेम है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक ने तो आपको कह दिया कि अरे वाह आपने पहली बार आज कुछ बनाया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल गया है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपने एक्चुअल में पहल करी तो सही, उस पहल को लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया, आपकी कमजोरी आपको गिनाई लेकिन अच्छे पे में। अब दूसरे ने क्या कह दिया, अरे जब आता नहीं है तो बना क्यों दिया, इतना जला हुआ खाना बना दिया है ना। तो अब यहाँ पे क्या, अब आपके अंदर एकदम गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी कि अरे मुझे अच्छा खाना बनाना चाहिए था, बताओ सब लोग नाराज हो गए मुझसे, है ना, किसी को भी पसंद नहीं आया खाना। तो ये दो कंडीशन हो जाती है, या तो आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, या फिर नया और आगे कुछ आप नया करो, नया करने का करेज आ जाएगा, या फिर आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा। ये आपकी प्री स्कूल वाली एज रहती है। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है इंडस्ट्री वर्सेस इनफ्योरिटी। वहां पे आपका क्या होता है कि आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं, जितने भी आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को जब आप एग्जीक्यूट कर देते हो अपने स्किल्स के बेसिस पे। आप लोगों ने देखा है ना कि बच्चे किस तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, है ना, कि मुझे बड़े होके मुझे तो पायलट बनना है, बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है। तो उन्हीं के हिसाब से वो काम करने के लिए लग जाते हैं। अपने पेरेंट्स का ले लेंगे तो देखेंगे कि लाओ मैं चेक करूँ आप बीमार हो कि क्या हो, आपका माथा चेक करके देखेंगे कि अरे आपको तो बुखार नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप कुछ बिल्ड करने की आपके अंदर क्षमता आती है ना। वहीं पे आपको कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो इतने बड़े भी हो जाते हैं फिर भी उनको डर रहता है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो वो आपकी इनफ्योरिटी आ जाती है, यानी कि आप पहले ही डर जाते हो फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले ही। ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उनको फ्यूचर में क्या करना होता है। वो क्यों, क्योंकि वो इसी डर में रहते हैं कि अगर मैंने किया तो कहीं लोग मुझे सुनाए नहीं, लोग मुझे एक्सेप्ट भी ना करेंगे। तो उसके उस डर के चक्कर में, सोशल अप्रूवल के चक्कर में वो अपना फर्स्ट स्टेप जो उठाना होता है वो भी नहीं उठा पाते हैं। ठीक है। चलो, फिर आता है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में क्या होता है, जो कि आपका एक तरीके से आप कह सकते हो एडोलेसेंस पीरियड होता है, जहां पे आप खुद के बारे में ही चीजें सीखते हो, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप क्या है, खुद के बारे में सोचते हो कि अच्छा मैं एक लड़की हूँ, मुझे एक लड़की की तरह बिहेव करना है, मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़के की तरह बिहेव करना है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि आप काफी ज्यादा अपने जो एक्सप्लोरेशन है उसको करने के लिए लग जाते हो। या तो आप अपनी आइडेंटिटी पहचान जाते हो या फिर आप रोल कंफ्यूजन में ही रहते हो। आप आजकल तो आप लोगों ने देखा है ना कि क्या बहुत सारे लोग हैं
जिसको मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डांस की कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं। तो डांस की कैटेगरी में आजकल गर्ल्स भी जा रही हैं और बॉयज भी जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, कई बार सोसाइटी अप्रूवल आ जाता है। सोसाइटी अप्रूवल में क्या होता है कि आप कहते हो कि अरे नहीं, डांस तो ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं, अगर मैं करूंगा तो लोग मुझे पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कहीं मुझसे मैं ही कंफ्यूज ना हो जाऊं, मैं खुद के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। लोग कहेंगे कि तू पहले डिसाइड कर ले, तू लड़का है या लड़की है, तो डांस कर रहा है, लड़का है या लड़की है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने सुनने को, आपको बहुत देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये एक, या तो वो अपनी आइडेंटिटी पहचान जाते हैं, ठीक है, या तो वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये काम करूं या नहीं करूं। जैसे कि आज, अब तो खैर ये चीज नहीं है, लेकिन पहले बहुत होता था, कहते थे ना पहले फैमिली में कि अरे लड़के रोते नहीं है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये चीज क्या थी कि रोल कंफ्यूजन प्ले करती हैं आपके माइंड में, आपको कंफ्यूज करती हैं कि अच्छा मैं एक लड़का हूं तो मैं रो नहीं सकता, अच्छा मैं एक लड़की हूं तो मैं आ, रो सकती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में पहले से डाली जाती थी, जो आपको, जहाँ पे आप कंफ्यूज ही रहते थे कि मैं एक्चुअल में लड़की हूँ या लड़का हूँ, मुझे क्या काम लड़कियों के होते हैं क्या काम लड़कों के होते हैं। वो सारी चीजें आपके माइंड में आती थी, जिसके हिसाब से आप कंफ्यूज रहते थे। बट थैंक गॉड टेक्नोलॉजी कि अब आज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिमाग खुल रहे हैं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आती है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओहो, ये वाली स्टेज जो अगेन आप कह सकते हो एडल्ट स्टेज होती है, ठीक है। एडोलेसेंस और एडल्ट, आप इन दोनों के बीच की इसकी स्टेज मान सकते हो, जहाँ पे आपका इंटीमेसी वाला फेज आ जाता है, जहाँ पे आप एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हो। अब यहाँ पे देखो वो आएगा ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका इंटीमेसी होती है आपके क्लोज वन से, ठीक है, आप एकदम क्लोज आ जाते हो, जिसके आपको एक दूसरे की फीलिंग्स महसूस होती हैं, वो आपका होता है इंटीमेसी, जहाँ पे अंतरंगता महसूस होती है। जब कह देने लग जाते हैं ना कि अरे मैं और तू एक ही हैं, हम दोनों अलग अलग थोड़े हैं, अब ना तो तू तू है ना तो मैं हूँ, मैं और तू मिलके हम क्या हुए, हम हो गए हैं। तो ये वाली चीज आपकी होती है इंटीमेसी, जहाँ पे एक दूसरे को साथ लेके चलते हो, पार्टनर को साथ लेके चलते हो। वहीं पे अगर आपसे किसी ने भैया ब्रेकअप कर लिया है ना, आपको कोई छोड़ के चला गया, तो वहां आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो। आइसोलेट की कंडीशन में क्या हो जाता है, आप किसी से कोई बात नहीं करते हो, सबसे बात करना बंद कर देते हो, एकदम अकेले कमरे में बंद कर लेते हो, है ना। तो ये चीज आपकी होती है, या तो यहाँ पे आप अपना रिश्ता ही ढूंढ लेते हो किसी के साथ में, या तो किसी के रिलेशनशिप में ही आ जाते हो, या फिर आपको एक तरीके से आप अलग ही हो जाते हो, ये वाली चीज आ जाती है, ठीक है। हाँ, प्यार में बोलते हैं। तो ये वाली जो पूरी स्टेज रहती है ना, वो लव पे ही डिपेंड करती है, ये भी तो मैं बता दूं। यहाँ पे ना आप एक तरीके से रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हो। डन। फिर आती है आपकी जनरेटिविटी वर्सेस इंटेग्नेशन। जनरेटिविटी क्या है ये, हाँ, जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन। तो जहाँ पे क्या होता है, ये आपकी जो स्टेज होती है, जनरेटिविटी का मतलब होता है मेकिंग योर मार्क, यानी कि खुद की एक पहचान बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द वर्ल्ड थ्रू क्रिएटिंग और नर्चरिंग थिंग्स दैट विल आउटलास्ट एन इंडिविजुअल, by failing to find a way to contribute we become stagnant and feel unproductive। यानी कि वही चीज होती है कि आप कोई भी सोसाइटी कर रहे हो, कुछ नया जनरेट करना, या तो आप खुद की जो आइडेंटिटी है उसको आप कुछ करके दिखा देते हो, तो आप खुद की आइडेंटिटी एक जनरेट कर लेते हो, लोग आपको जानने लग जाते हैं कि ओके ये मनदीप जी हैं, ये राखी जी हैं, ये अमृता जी हैं, है ना, ये हेमा जी हैं, ये रेशु जी हैं, है ना। तो आप इस तरीके से जानने लग जाते हो अलग, या फिर आपके ऊपर कोई एक ठहराव आ जाता है, जहां आप रुक जाते हो कि नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये वाली जब आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, वो आपकी जनरेटिविटी वर्सेस इंटेग्नेशन की कैटेगरी आपकी कहलाती है, ठीक है। जहां पे आप बेसिकली क्या है, केयर देखते हो कि नहीं मैं भी तो हूँ फैमिली में, लोग मेरी भी केयर करें, मुझे भी देखें मेरी कोई वैल्यू है या नहीं है, मैं भी घर का सदस्य हूँ या नहीं हूँ। ये चीजें जब आप देखने के लिए लग जाते हो, ठीक है। चलो,
फिर हम आते हैं आपकी 8th स्टेज पे। 8th स्टेज पे क्या होता है, आपका ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर आ जाता है, जो कि आपकी ओल्ड एज रहती है, लेट एडल्टहुड आप कह सकते हो इसको, जहाँ पे आपकी विजडम आ जाती है। विजडम में क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस से आपने जो भी सीखा होता है। एरिक एरिक्सन इस बात पे बिलीव करते हैं, इफ वी सी आवर लाइफ एंड as unproductive, feel guilty about our past, or feel that we did not accomplish our life goals, we become dissatisfied with life and develop despair and often leading to depression and hopelessness। यानी कि यहाँ पे सिंपल चीज है कि आपके यहाँ पे जॉब वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई, आपका रिटायरमेंट वाला फेज आ गया है, तो अब आप यहाँ आप अपनी लाइफ को इवेल्युएट करते हो कि आपने अभी तक लाइफ में जो भी चीजें करी हैं, है ना, क्या आपने पास्ट में अपने ऐसे काम किए हैं, क्या कोई भी चीज ऐसी रह गई थी जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, और आप सोचते हो कि काश उस टाइम पे हमने ऐसा कर लिया होता, तो उसकी वजह से आपके मन में क्या है, गिल्ट आने लग जाता है। ठीक है, वो आपकी होती है, और उस चक्कर में आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एकदम होपलेस हो जाते हो, वो आपके डिस्पेयर वाला फेज हो जाता है, जहां आपको हमेशा एक निराशा रहती है, अपने आप से शिकायत रहती है। ठीक है, चलो, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी एरिक एरिक्सन की स्टेजेस। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आपकी आती है ओल्ड एज की एक सोशल एजिंग थ्योरीज। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आज सारी की सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट डाली हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, जहां पे आपके देखो ये थ्योरीज आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। डिसएंगेजमेंट थ्योरी क्या होती है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी वो होती है, टू कोप इफेक्टिवली ओल्डर एडल्ट शुड ग्रेजुअली विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी। यहाँ पे वो सोसाइटी से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, है ना, यानी कि सोसाइटी में उनको अब ऐसा लगता है कि अब तो मैं ओल्ड हो गया हूँ, अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है सोसाइटी की, अब मैं क्या ही करूंगा सोसाइटी में रह के, है ना, वो एकदम अलग कर लेते हैं खुद को। वो आपकी होती है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। डिसएंगेजमेंट यानी कि खुद को अलग कर लिया आपने अपने आप से, यानी कि लोगों से, अब आप सिर्फ अपने साथ ही हो। ठीक है, वो आपकी होती है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। फिर उसके बाद में आती है आपकी एक्टिविटी थ्योरी। एक्टिविटी थ्योरी आपकी इस तरीके से है कि आप कितना एक्टिव हो, है ना। द मोर एक्टिव एंड इन्वॉल्व ओल्डर एडल्ट आर मोर लाइकली दे आर टू बी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिविटी थ्योरी में क्या होता है कि आप एक्टिव कितने हो, उसके बेसिस पे आपका जो ओल्डर लाइफ है ना, वहां पे आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है ना, डिपेंड नहीं रहते हो आप, एकदम एक्टिव पर्सन रहते हो, तो आप अपने खुद के काम है वो भी अच्छे से कर लेते हो। फिर आता है सोशल ब्रेकडाउन एंड वीक कंसंट्रेशन थ्योरी, जहाँ पे क्या होता है कि आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, आपके मन में नेगेटिव व्यूज आने लग जाते हैं, है ना। एंड बाय लेवलिंग सेल्फ सोशल रिकंसिडरेशन, है ना। फिर उसके बाद में ब्रॉट अबाउट बाय वीविंग ओल्डर एडल्ट एज कॉम्पिटेंट, यानी कि आप समझने लग जाते हो कि अरे नहीं, हमारे तो हमसे अच्छे तो एडल्ट हैं, वो कितने देखो जोश भरा हुआ है, हम यहाँ बुढ़ापे में बैठे हुए हैं, हम तो अब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वहां आपके अंदर एकदम ब्रेकडाउन हो जाता है, वो वाली फीलिंग आ जाती है। इसके अलावा एक थ्योरी और होती है आपकी वियर एंड टियर थ्योरी, ये बहुत पूछी गई है। वियर एंड टियर थ्योरी, अब इस थ्योरी में क्या होता है, वियर एंड टियर थ्योरी में ये होता है कि जितना ज्यादा यहाँ पे आपको एक तरीके से ना मशीन की तरह माना जाता है। मशीन की तरह कैसे, क्या कि इस थ्योरी का मानना जो था कि इस थ्योरी को ना अगस्त ने दिया था, ठीक है, जिनका ये मानना था कि जो एक मानव का जो शरीर होता है वो एक मशीन की तरह होता है। मशीन की तरह किस तरीके से, कि जिस तरीके से मानव बुढ़ापे में आता जाता है, ठीक है, जैसे ही बुढ़ापा आता है वो कमजोर पड़ता जाता है, एक एक करके उसका जो ऑर्गन है वो खराब होता जाता है। जैसे कि आपकी कोई भी एक मशीन एक नई होती है तो शुरू शुरू में क्या है, वो बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत फुर्तीली होती है। जैसे कि आपके इन्फेंसी में क्या है, बच्चे बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, लेकिन
जैसे ही कोई भी मशीन होती है बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, एक एक करके उसका पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है ना। उसी तरीके से आपकी ओल्ड एज को भी माना गया है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि बुढ़ापा भी आपका मशीन की तरह ही होता है, जहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि आपका जो शरीर है वो कमजोर पड़ने लग जाता है, उसका एक एक ऑर्गन जो माना गया है वो मशीन के पार्ट की तरह ही माना गया है ना। जैसे कि एक एक ऑर्गन है वो आपका खराब होता चला जाता है और आप एक डेड वाली कंडीशन में आ जाते हो। इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया है वियर एंड ट्यूरी थ्योरी, जहाँ पे शरीर को किससे कंपेयर किया गया है भाई, कौन बताएगा? मशीन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलो तो ये थी आपकी एजिंग थ्योरी। फिर आता है आपका, ये सारी की सारी हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है उसको कर लेते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है ना। नहीं एग्जैक्टली सच में ये मशीन से ही माना गया है। और ये वाली जो थ्योरी थी ना ये आपकी अगस्त ने दी थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए ना तो अगस्त के द्वारा दी गई है, जिन्होंने एक मानव शरीर को मशीन से कंपेयर किया था, जो कि एक तरीके से सही भी है। ऐसा ही तो होता है ना, जब आप किसी नई मशीन को लेकर आते हो तो शुरू शुरू में कैसे मक्खन की तरह चलती है, कैसे फुर्तीली भरी चलती है। फिर जैसे ही जैसे उसका टाइम होता चला जाता है, यानी कि बहुत पुरानी हो जाती है, आप उसको छोड़ दो तो कैसे उसमें जंग लग जाती है, वो खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती है। सेम आपका शरीर है, जैसे बच्चा होता है वो बहुत फुर्ती में रहता है। अरस्तु नहीं, अगस्त, AUGUST, अगस्त है, अरस्तु नहीं है। अरस्तु ने तो मॉडल दिया है आपका कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, फिर आपके आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको क्या है एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी कि ये वो चिल्ड्रन होते हैं जिनको कोई या तो मेंटल या फिर फिजिकल कोई इम्पेयर होता है, यानी कि जो या तो शारीरिक रूप से, जो या तो फिजिकल या फिर मेंटल रूप से क्या है, थोड़े से बाकी नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। चीजें देर से सीखते हैं पर देर से सीखते हैं। ठीक है, SMCR मॉडल तो बर्लो ने दिया है, डेविड बर्ली नहीं है, बर्लो है भाई वो। कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? बर्ली नहीं है, बर्लो है जिन्होंने SMCR मॉडल दिया है। ये अभी हम लोग एक्सटेंशन वाले में अपना पढ़ेंगे ये पूरा। ठीक है, तो जहाँ पे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड क्या होते हैं, जहाँ पे इनको या तो कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, है ना, जिनको सुनाई नहीं देता है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। और कौन कौन से होते हैं? फिजिकल इम्पेयरमेंट, मेंटल इम्पेयरमेंट, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। जहाँ पे आप लोगों ने ये नाम सुने हैं ना, किस किस ने सुने हैं भैया? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलेटिया। किस किस ने नाम सुने हैं ये? जिस किसी ने भी शायद से बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिन्होंने बीएड का एग्जाम दिया है, बताओ। हाँ तो डिसेबिलिटी क्या होती है? स्पेशल नीड वाले बच्चे आपके कौन से होते हैं? जिनको आपकी कोई ना कोई कमी होती है, जिनको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, बोलने में ये परेशानी आती है ना, चलने में, वही तो आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। होता है कि नहीं होता है?
तो वही चीजें होती हैं आपकी इसमें, ठीक है। देखो, डिसलेक्सिया होता है जहाँ पे आपको पढ़ने में कोई डिफिकल्टी होती है, यानी कि रीडिंग में कोई डिफिकल्टी होती है। डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ लिखना, इससे याद रखा करो, राइटिंग, ठीक है। डिसकैलकुलेटिया जहाँ पे आपको मैथ की कोई प्रॉब्लम होती है। ये सारी की सारी आपकी डिसेबिलिटी होती है, यानी कि यही इसी तरीके से आप समझ लो। यस, बिल्कुल। बिल्कुल। डिसलेक्सिया पढ़ने में, रीडिंग, है ना। तो यानी कि कोई भी अगर पर्सन डिसेबल है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो आपका किस कैटेगरी में आता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की कैटेगरी में आता है, जो कि नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन थोड़ा भिन्न होता है, चीजों को सीखता है पर उसको सीखने में समय लगता है, ठीक है। हाँ, डिसकैलकुलिया मैथ होती है आपकी। अब इन बच्चों के लिए आपकी क्या है? स्पेशल एजुकेशन चलाई गई है, जो आपके फेडरल थे। अकॉर्डिंग टू फेडरल एक रेगुलेशन चलाया गया स्पेशल एजुकेशन, जहाँ पे क्या मतलब था कि स्पेशली जो भी डिजाइन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाए बच्चों के लिए, जहाँ पे ना तो ज्यादा कॉस्ट रहे, पेरेंट को ज्यादा कॉस्ट भी ना उठानी पड़े, और इनके जो नीड्स हैं उनको भी पूरा किया जा सके एक यूनिक वे में। यानी कि जो भी इनकी कोई भी डिसेबिलिटी है ना, उससे रिलेटेड इनके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। क्लासरूम, घर पे ही क्लासरूम इनका बना दो, हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और जो अदर इंस्टीट्यूट है वहां पे भी ये फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन इनके लिए चलाई गई, जो कि किसके लिए थी? जो कि बेसिकली आपके जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे थे उनके लिए ये चलाया गया था, ठीक है। वहां पे अब इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए इनके लिए। तो वो प्रोग्राम क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन चलाया गया। राइट टू एजुकेशन आपका एक्ट चलाया गया, जो कि 2009 में था, जिसका जो मेजर जो रोल था वो ये था कि इंडिया में सेफ गार्ड के प्रति इंटरेस्ट डेवलप किया जाए बच्चों के लिए, यानी कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, ये इनका मानना था। यानी कि आप लोगों ने देखा था ना कि जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल चलाए गए, ठीक है। स्पेशल स्कूल थे जहाँ पे सिर्फ जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया गया? इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन होती है ना, यानी कि जो नॉर्मल बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है, तो नॉर्मल बच्चों के साथ में ही उनको भी पढ़ाया गया, उनको एक नॉर्मली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, जिससे कि उनको ऐसी फीलिंग ना आए कि वो एक अलग है, उनको कोई भी डिसेबिलिटी है, वो भी अपने आप को बाकी बच्चों की तरह ही समझे। उसी लिए इनका इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी एडमिशन कर दिया गया, है ना, जहाँ पे ये अपने लिए जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे कॉम्पीट करके ये खुद को साबित कर पाए, ठीक है। जिसके लिए कुछ एक्ट थे इनके, आरटीए था जो कि 2009 में चलाया गया। फिर था आपका आईसीडीएस। आईसीडीएस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी, जो भी फैसिलिटीज थी, वो उनको दी गई, ठीक है। ये 1975 में चलाया गया। फिर था आपका IDSS, जो कि अगेन 2009 में चलाया गया, जिसकी फुल फॉर्म थी इनकल्सिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए भी आपकी एक एजुकेशन चलाई जाएगी जो स्पेशली आपके डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में NEPPD चलाया गया, जो कि 2006 में थी, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये आपका पूरा चलाया गया था, ठीक है। ये कुछ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चे थे जिनके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए, एजुकेशन का प्रबंध किया गया। अब एक जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं हम लोग, वो है हमारा ECCE। ये आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जिसकी फुल फॉर्म रहती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जो आपकी
बर्थ से लेके 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, है ना, जो आपका एक तरीके से आप कह लो जो प्राइमरी जो एजुकेशन जिनको दी जाती है, वो बच्चे आपके इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ईसीसी के अंदर। जहाँ पे क्या था कि इसका जो एम था, वो एम ये था कि बच्चों को पढ़ाई इस तरीके से पढ़ाई जाए जिससे कि उनका मोटर डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज भी वो सीखें, उनका दिमाग भी उनका विकास करे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, और साथ ही साथ वो सोसाइटी के बारे में भी सीखें, नैतिक सिद्धांतों के बारे में भी सीखें। इस तरीके से आपको जो भी आप पैटर्न बना रहे हो, जो भी सिलेबस आप, यहाँ पे सिलेबस नहीं बोलते थे, यहाँ पे ना करिकुलम बोला जाता था, ठीक है। जो छोटे बच्चों के लिए जो बनाते हैं उसको करिकुलम कहा कहते हैं, ठीक है। तो करिकुलम आप इस तरीके से डिजाइन करो जहाँ पे क्या है, जितने भी ये आपके डेवलपमेंट हैं, ये सारे के सारे डेवलपमेंट हैं, ये सब आपके फुलफिल हों, ठीक है। ओके रेशो जी, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव। तो ये था आपका पूरा ईसीसी, जहाँ पे इस बात का ध्यान रखा गया कि आपका जो भी बच्चा है वो हर चीज आपकी सीखे, यानी कि पढ़ाई भी जो रहे वो इस तरीके से पढ़ाई हो कि बच्चा खेल खेल में ही सारी की सारी चीजें सीख जाए। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी 7 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गए। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रही हूँ जो कि मुझे पूछने हैं, फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपकी साइको सोशल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, बताओ। अच्छी थी ना? चलो समझ में आ गया ना आपको, बस यही बहुत है। जल्दी बताओ, साइको सोशल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। देखते हैं कि बिना ऑप्शन के कौन कौन आंसर दे सकता है। सिगमेंट ने, सिगमेंट फ्रॉइड ने। और एक ही बच्चे का आंसर है, बाकियों के आंसर कहाँ है भाई? सिगमेंट फ्रॉइड ने दी थी, अच्छा जी। और जहां तक मुझे याद है कि सिगमेंट फ्रॉइड ने आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, ना कि साइको सोशल थ्योरी दी थी। समझे? अगर इसी तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको मार्क्स भी इसी तरीके से मिलेंगे। ये देखना जरा, चलो अभी दिखाती हूँ तुम्हें। हम्म, ये देखना जरा किसने दिया ये साइको सोशल थ्योरी, बताओ। अब कैसे नाम याद आ गया जैसे ही मैंने बोला कि फ्रॉइड ने नहीं दी थी? तो थोड़ा ये चीज थोड़ा ध्यान रखो, अगर इसी तरीके से एग्जाम में करोगे तो पता है फिर क्या होने वाला है।
जी हाँ, तो आप पता है मुझे ऐसा डाल देते हो कि शायद मैं आपको बहुत गलत तरीके से पढ़ा रही हूँ। आप यहाँ मुझे फेल कर देते हो। जी, इरेक्शन ने दी है भैया। चलो अब तुम्हारे लिए मैं एक चीज़ लिख देती हूँ। एक बार जाके इनको पढ़ लेना। यू डिसअपॉइंट मी सीरियसली। जो साइको एनालिटिकल है ना, साइको एनालिटिकल दी है आपकी सिगमेंट फ्रॉइड ने, जहाँ पे उन्होंने इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें इकोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी आपकी किसने दी है? यूरी ब्रेन फ्रेन वेरेनर ने। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है एक कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी दी है आपकी प्याजे ने। मैं सैड नहीं हूँ, बस आप लोगों की बातों से ही हूँ कि इतना पढ़ाने के बाद में भी आपका एग्जाम इतने नजदीक आ रहे हैं और आप लोगों की इस तरीके की प्रिपरेशन है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो कि कहाँ पे चीजें क्या रिलाई करती हैं। ठीक है, ये जीन प्याजे नहीं है, ये जीन प्याजे होता है। अगर आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक से आपके मार्क्स डुबा देंगी। अगर आपकी इस तरीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सॉरी टू से, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर होता है आपका ह्यूमन नीड के बारे में आपको किसने बताया है? आपके ये शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे देखो पहले ही कहा है, अगर मैं अपनी साइड से 100% दे रही हूँ तो आपको भी देना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने मार्क्स अचीव कर पाओगे। ये क्या बात होती है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हो? ये बात तो ठीक नहीं है ना बिल्कुल भी। ह्यूमन नीड के बारे में किसने बताया भैया? मैस्लो ने। ठीक है, और एक है आपकी मल्टी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, ये आपकी गार्डनर ने दी है। देखते हैं, वो पता चलेगा। ओके, फिर और कौन कौन सी थ्योरी करी है आपने? काफी सारी की है। मॉरल डेवलपमेंट, ये आपकी किसने दी है? कोलबर्ग ने। ठीक है, इसी तरीके से एक साइड में थ्योरी के नाम लिख देना, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है और किसने दी है, और इन्हीं के साथ साथ आप स्टेजेस भी लिख लेना, जैसे कि इन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। इन्होंने माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम इसके बारे में बताया है। जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, ये सारी। मैस्लो ने नीड्स के बारे में बताया है, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड। गार्डनर ने आपकी मल्टीपल स्टेजेस दी हैं। कोलबर्ग ने आपकी कितनी दी हैं? कौन बताएगा? कोलबर्ग की आपकी 6 स्टेजेस हैं, जहाँ पे आपकी 3 लेवल हैं और इन 3 लेवल का 2-2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इरेक्शन ने कितनी 8 स्टेजेस दी हैं। तो इस तरीके से आप याद करोगे ना, याद करने के बाद में ऐसे नोट्स बनाना, आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे अच्छा करके दिखाओगे तो मैं पक्का मैं खुश हो जाऊंगी आप लोगों से। बट अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रही तो आपको मेरा ऐसे ही फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल नई यूनिट के साथ में। तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है।
अब अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर लो, जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स को कंप्लीट कर लो और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और पीडीएफ में शेयर कर दूंगी अभी। ओके, बाय। एक दो बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है।